नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक देखने वाले हैं सीजी टेट 2022 का भाग नंबर 4 है यहाँ वीडियो। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, इस जो टॉपिक है उसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर जो 1 है उसके अंतर्गत को देख रहे हैं, क्योंकि देखो इसका जो विस्तृत रूप है 30 क्वेश्चन का आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें अलग अलग पार्ट बटे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह इकाई 2 के बाल विकास के पहलू है और दूसरा वीडियो है इसका, ठीक है। इसके बाद जो है और नेक्स्ट वीडियो आएगा। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि जो सीजी टेट के अंतर्गत जो पेपर 1 है और पेपर 2 का जो गणित है, यानी कि जो नॉर्मल गणित है वो तो मैं पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा, लेकिन जो विशेष जो आने लायक क्वेश्चन है उसको मैं आज रात में यानी कि जो आज शाम को अपलोड कर दूंगा गणित का, तो आप वहां से देख सकते हो गणित का टॉप 5 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो आप लोगों ने जो ज़्यादातर कमेंट किया है वो चौथा ऑप्शन को कमेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है, ठीक है। यहाँ जो परीक्षा से संबंधित चिंताएं मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ओपन बुक स्कूल यानी कि आपको जहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हो, परीक्षा देने के लिए जा रहे हो, वहाँ पर ओपन बुक के माध्यम से कर रहे हो, तो फिर आपके लिए क्या है, आपके लिए तो टेंशन खत्म वाली बात है ना। पुस्तक को देख कर लिख रहे हैं तो फिर टेंशन खत्म है। तो यही तो हुआ आंसर इसका, यही परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है। तो ज़्यादातर लोगों ने यहाँ छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है, नहीं सोचने के लिए मजबूर नहीं करता, जबकि उसके लिए टेंशन को खत्म करता है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मन का मानचित्र संबंधित है, मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन है बोध बढ़ाने की तकनीकी से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, और चौथा ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ फोर्थ नंबर सही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन है कक्षा से अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य है, और तीसरा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना है, और चौथा है कि कक्षा में एकदम खामोशी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। जब विद्यार्थी क्लास में जब प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति है यानी कि जो बालक है उसकी रुचि बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका रुचि पढ़ने में है। तीसरा प्रश्न क्या है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। ऑप्शन दिया गया है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का और संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का जो विकास है वह मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। पहला आंसर सही आ जाएगा। चौथा प्रश्न है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाइयों का नहीं है। तो पठन कठिनाइयों का जो छोटे शिक्षार्थियों का लक्षण नहीं है, ऑप्शन क्या दिया गया है कि पठन गति और प्रवाह में कठिनाइयाँ, दूसरा है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाइयाँ, तीसरा है सुसंगत वर्तनी में कठिनाइयाँ हैं, और चौथा है वर्ण एवं शब्द का पहचान में कठिनाइयाँ। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, है ना। जो छोटे शिक्षार्थियों को पठन कठिनाइयों का नहीं है, तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाइयाँ नहीं हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो रूपरेखा 2005 में तैयार किया गया था, उसके आधार पर गणित जो शिक्षा है यानी कि गणित को जो क्लास में पढ़ाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है गणित पढ़ाने का। ऑप्शन दिए गए हैं बालकों को अंकगणित का ज्ञान देना, दूसरा है बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, तीसरा है बालकों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है, और चौथा है बालकों को संवेगात्मक विकास करना है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा, है ना। जो गणित अगर शिक्षण करा रहा है क्लास में, तो इसका उद्देश्य क्या है कि बालकों में जो तार्किक क्षमता है, जो कल्पना करने की क्षमता है और जो अपने लॉजिकल लगाने की क्षमता है वहाँ विकसित करना है, और साथ ही जो समस्या का अगर समाधान निकालना है, कोई भी समस्या का समाधान निकालने के लिए उसकी योग्यता में विकास करना है। सातवां प्रश्न, गार्डिनर ने 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया गया है गार्डिनर ने, तो इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है कि स्थान संबंधी अभियोक्ता, भावनात्मक अभियोक्ता, और थर्ड है अंतर व्यक्तित्व अभियोक्ता है, और चौथा है भाषात्मक अभियोक्ता। तो इसका जो सही आंसर है वहाँ भावनात्मक अभियोक्ता, ये जो है इसमें शामिल नहीं है, और बाकी जो 3 हैं
वो तो रहेगा ही, इसके अलावा 7 और हैं। 8वां प्रश्न है, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। तो PSRN विकास से संबंधित है तो व्याख्या क्या करता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? समस्या हल, तार्किकता एवं अंकिक क्षमता। इसका आंसर पहला आ जाएगा, है ना। इसका PSRN का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व रीजनिंग न्यूमेरिकल, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व रीजनिंग है और न्यूमेरिकल है, यही है समस्या हल, तार्किकता एवं अंकिक क्षमता है। 9वां प्रश्न क्या है कि शिक्षक के रूप में आप बालक को उच्चारण सुधारने के लिए निम्न में से क्या उपाय करेंगे, है ना। अगर बालक के जो उच्चारण है वहाँ त्रुटिपूर्ण है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया गया है, शब्द को टुकड़े में बांटकर श्याम पट पर लिख कर दिखाए, जो कि ब्लैक बोर्ड रहता है उसमें। दूसरा क्या बोल रहा है कि बालकों को शुद्ध उच्चारण करके सुनाएंगे। तीसरा है उनमें शुद्ध उच्चारण दोहराने को कहेंगे। और चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या रहता है? भाषा है, अभिव्यक्ति है, स्मृति है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला नंबर को, जो चिंतन का महत्वपूर्ण साधन भाषा है। 11वां प्रश्न है, एक योग्य शिक्षक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि एक योग्य टीचर रहता है, एक योग्य शिक्षक रहता है तो उसके भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए, क्योंकि भाषा योग्य शिक्षक बनाती है। दूसरा है भाषा विषय का ज्ञान कराती है। तीसरा है भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। चौथा है भाषा के द्वारा शिक्षक अपने विचार बालकों के समझ आसानी से रख सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर। यानी कि कहने का मतलब है कि योग्य टीचर के क्या होना चाहिए? पूर्ण रूप से भाषा पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जब विद्यार्थियों को, बालकों को जो पढ़ाते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझा सके, लेकिन उससे पहले खुद को समझना पड़ेगा तभी वहाँ समझा सकते हैं। 12वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करके। दूसरा है कि केवल मातृभाषा में लिखी पुस्तकों का ही प्रयोग करके। तीसरा है मातृभाषा तथा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा शिक्षण करके। और चौथा है कि उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd नंबर आ जाएगा। देखो जहाँ पर हमेशा जैसे कि उपरोक्त सभी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि उपरोक्त सभी ही होगा। ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही करते हैं, जहाँ उपरोक्त सभी लिखा है तो शायद वहीं सही होगा बोल के, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के में जो बालकों की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। कैसे विकसित किया जा सकता है? उसकी जो मातृभाषा है और क्षेत्रीय भाषा दोनों में ज्ञान कराकर, उसको शिक्षण करके। जैसे कि एक क्या रहता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आप हिंदी भी पढ़ाओ और छत्तीसगढ़ भी पढ़ाओ, छत्तीसगढ़ ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही पढ़ाना है। छत्तीसगढ़ ही पढ़ाओगे तो बाहर का नॉलेज नहीं होगा, अगर हिंदी पढ़ाओगे तो अपनी जो संस्कृति है उसकी नॉलेज नहीं होगा। तो दोनों को पढ़ाना जरूरी है। 13वां प्रश्न क्या है, किसी बालक के भाषाई विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था है। तो प्राक भाषा की पहली अवस्था क्या है? ऑप्शन दिया गया है, दूसरों की भाषा समझना, प्रथम शब्द बोलना, रुदन है और शब्दोच्चारण है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा रुदन आ जाएगा, है ना। रुदन आ जाएगा। बालकों में भाषाई विकास को प्राक भाषा की पहली अवस्था कहा गया है, रुदन को। 14वां प्रश्न है, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? तो कौन से परिस्थिति में वहाँ समाप्त हो जाता है? ऑप्शन दिया गया है, बाधक व्यक्तिगत के कारण, उत्तेजक भाषण के फलस्वरूप, भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण और प्रेरक पक्ष से संबंधित कारण। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बाधक व्यक्तिगत के कारण। बाधक व्यक्तिगत के कारण यहाँ समाप्त हो जाता है। 15वां क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वाचन अभ्यास कराया जाता है। जो प्राथमिक कक्षा रहते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, उसमें बालकों का वाचन जो अभ्यास कराया जाता है। तो आपसे दिया गया है, एक निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तक की सहायता से। दूसरा है प्रत्येक बालक द्वारा उच्च ध्वनि में पाठ की पुनरावृत्ति करा के। और तीसरा है कि मातृभाषा की पुस्तकों द्वारा है। और चौथा है कि बालकों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके, यानी कि अपने जो अनुभव है भाषा संबंधी जो जानकारी है उसे बालकों में बांटना और अपने अनुभव को उसे देना। और यही जो है बालकों को वाचन अभ्यास कराया जा सकता है इसके माध्यम से। 16वां प्रश्न क्या लिखा गया है कि स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग होती है। तो एक स्मिथ है
जो कि समाज सेवी है, मनोवैज्ञानिक है ना, बाल मनोवैज्ञानिक है। तो इसके आधार पर कहा गया है कि जो 5 वर्ष की जो आयु के बालक रहते हैं उसके जो शब्द भंडार रहते हैं, शब्दों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो इसके अनुसार से है 2072 ऐसे शब्द रहते हैं जो बालकों के शब्द भंडार में रहते हैं। अब ये 2072 शब्द कौन कौन से है ये तो पता नहीं, लेकिन जो बुक में ज़्यादातर बुक में यही दिया रहता है कि स्मिथ के आधार पर 2072 यानी कि 2072 शब्द भंडार के रूप में रहते हैं। आप इसको याद कर लेना है ना। 17वां प्रश्न क्या है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ यानी कि बुद्धि क्षमता कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि कृपया अगर आप वीडियो को देख रहे हो और नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते है ना। तो कम से कम वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो। आप लोगों को फ्री में मैं PDF भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो ज़रूर आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की जो IQ रहते हैं यानी कि बुद्धि की जो क्षमता रहते हैं वो कितनी रहती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 111 से 120, 91 से 110 है, 71 से 80 है या फिर 71 से कम है। तो इसका आंसर आ जाएगा 71 से कम आ गया। देखो यहाँ पर जो बुद्धि लंबित का विवरण दिया गया है यानी कि बुद्धि की जो क्षमता है उसके विवरण दिया गया है, जो कि आप लोग इसको थोड़ा रट लेना, क्योंकि इसी जो 7 पॉइंट दिया गया है इसी से 7 क्वेश्चन बन भी सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बुद्धि लंबित है, प्रतिशत है और वर्ग है, किस तरीके से आते हैं। जैसे कि IQ लेवल है ना, जैसे कि 140 से अधिक हो किसी का IQ, तो वहाँ पूरे दुनिया की बात कर रहा है तो 1% लोग ऐसे हैं जिसका 140 से ज़्यादा IQ है और उन लोगों को कहा जाता है प्रतिभाशाली कहा जाता है। और जो दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जिसकी IQ लेवल 120 से 140 के अंतर्गत है, यानी कि उसको कहा जाता है प्रखर बुद्धि कहा गया है। और दुनिया में जो 14% ऐसे लोग हैं जिसकी IQ लेवल 111 से 120 के अंतर्गत है, जिसको कहा गया है तीव्र बुद्धि, यानी कि बहुत तेज गति है इसका बुद्धि, जो हर किसी शब्द को रट लेता है, जान लेता है, ज्ञान अच्छा रहता है, ऐसे टाइप के बोलते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा है 60% ऐसे लोग हैं जिसका IQ लेवल 91 से लेकर 110 तक रहते हैं, जो कि सामान्य बुद्धि हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 14% ऐसे लोग हैं जो कि 81 से 91 तक के 90 तक से इसका IQ लेवल रहता है, जिसे कहा जाता है मंद बुद्धि, यानी कि बुद्धि थोड़ा सा कम है, इसीलिए गधा प्रवृत्ति के है बोलचाल की भाषा में, है ना। उसके बाद जो 5% ऐसे विद्यार्थी रहते हैं, ऐसे मतलब व्यक्ति रहते हैं जिसका IQ 71 से 80 के बीच रहता है, जिसे कहा जाता है अल्प बुद्धि, बिल्कुल अल्प बुद्धि का है ऐसे टाइप के, ठीक है। उसके बाद 1% ऐसे रहते हैं जो 71 से भी कम रहते हैं, उसको कहा जाता है जड़ बुद्धि। अभी जो ऑप्शन दिया था यहाँ पर पढ़ाया था मैं, वही जड़ बुद्धि है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें प्रश्न 100% बनते ही बनते हैं। प्रश्न देता है कि दुनिया में 120 से 140 के बीच के जो IQ लेवल रहते हैं उन लोग उसके जो वर्ग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। ऑप्शन दे देगा, इसका आंसर आ जाएगा प्रखर बुद्धि का, ठीक है। आपको याद करना है इसका। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि बुद्धि लंबित मापने की, यानी कि जो IQ मापने की जो जन्मदाता है, इन्हें ने बताया है कि टर्मन, ये टर्मन है जिन्होंने कहा है कि इतने इतने तक अगर IQ रहता है तो फिर उस वर्ग को ये कहा जाता है। उसके बाद है 18 प्रश्न क्या दिया गया है कि बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है। ऑप्शन दिया गया है, एक स्वाभाविक मानसिक क्षमता है, एक अंगीकार करने की क्षमता है, एक सीखने की क्षमता है या फिर ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी है। बुद्धि क्या है, ये सभी है, यानी कि स्वाभाविक मानसिक क्षमता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म से होशियार टैलेंट रहते हैं, ठीक है। एक बच्चे, और यहाँ पर क्या दिया गया, एक अंगीकार करने की क्षमता है, स्वीकारने की क्षमता है, एक सीखने की क्षमता है। कई से रहते हैं कि थोड़ा सा बताओ और ज़्यादा सीख जाता है, तो वही IQ लेवल है, यानी कि बुद्धि है। 19वां प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। दूसरा है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता हो। तीसरा क्या है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। और चौथा है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, है ना। मतलब बुद्धिमान बच्चे का ये लक्षण बिल्कुल नहीं है कि वह लंबे लंबे जो निबंध है उसे रटने की क्षमता हो, जो कई लोग ज़्यादा रटते हैं, है ना, रट्टू मारते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान है। इसका आंसर यही रहेगा। 20वां प्रश्न क्या बोला गया है कि कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती, ठीक है।
लेकिन वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है। वह दर्शाता है कि, ठीक है, एक कृतिका नाम की लड़की है, वह अपने घर में ज़्यादातर बात नहीं करती, विद्यालय में जाने के बाद वह बहुत बात करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन दिया गया है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तीसरा पॉइंट क्या है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और चौथा है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वहाँ चौथा रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कृतिका। अब कृतिका के पास जो विद्यालय मतलब उसके पास जो ज्ञान है, उसके विचार है, उसके घर में मैच नहीं होता, उसके घर में मेल नहीं होता, तो उसके साथ बात करने वाला कोई है नहीं। अब उसके जो विचार है वहाँ स्कूल में आने के बाद मेल हो रहा है, तो वहाँ बच्चों के साथ घुल मिल कर बातें कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके विचार है, उसके दिमाग में जो बुद्धि चल रही है, विचार चल रही है, उसको जो है विद्यालय में महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ विद्यालय में बात करती हैं। 21वां प्रश्न क्या है, किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है उसकी सोचने की योग्यता? ऑप्शन दिया गया है, उसका अधिगम है, उसकी बुद्धि है, उसकी कार्यप्रणाली है, उसकी तेज दृष्टि है। तो इसका आंसर आ जाएगा उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि इसका आंसर आ जाएगा। 22वां प्रश्न है, किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है। तो किशोरावस्था क्या है, 12 वर्ष से 18 वर्ष, मैंने पहले बताया था, है ना। तो किशोरावर्ष के बाद यानी कि 18 वर्ष के बाद तीव्र विकास होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता, तर्क संबंधी योग्यता, पठन संबंधी योग्यता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा वहाँ पहला आ जाएगा, है ना, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का विकास होता है किशोरा अवस्था के बाद। 23वां प्रश्न है, बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम हैं। तो मानसिक प्रक्रिया में जो आधारभूत आयाम है वहाँ कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, संक्रिया, सूचना सामग्री, उत्पाद और ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी आ जाएगा। गिलफोर्ड के जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है। 24वां प्रश्न है, किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा। तो उस छात्र का बौद्धिक विकास क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई किसी छात्र है, उसकी आयु के विभिन्न अवस्थाओं में, तो विभिन्न अवस्था मतलब एक समय 15 साल है, फिर 20 साल है, फिर 30 साल है, फिर 50 साल में, तो उसमें जो बौद्धिक विकास रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? ऑप्शन दिया गया समान रहेगा, असमान रहेगा, गिरता रहेगा, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा असमान रहेगा, यानी कि हर आयु वर्ग में उसकी जो बौद्धिक विकास है वहाँ बदलती रहेगी। 25वां प्रश्न क्या है, मानसिक आयु माप निम्न में से किस पर आधारित होती है? तो मानसिक आयु की जो माप है वहाँ निम्न में से किस पर आधारित होती है? आंसर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर मानसिक परिपक्वता पर, मानसिक वृद्धि की दर पर, जन्मजात मानसिक शक्ति पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा पहला आ जाएगा, है ना, मानसिक परिपक्वता पर आधारित रहता है यहाँ। अगला प्रश्न है, छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में। तो छात्र क्रियाओं का बौद्धिक महत्व विद्यार्थियों में क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है, निर्णय शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी सही आंसर आ जाएगा, सभी का विकास होता है विद्यार्थियों में। 27वां प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी है वहाँ एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। ऑप्शन दिया है विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। तो इसका आंसर जाएगा विकास की दर में। विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 28वां प्रश्न है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही कोई उनके लक्षण समान होते हैं। दूसरा क्या है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। तीसरा क्या है कि एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और चौथा क्या है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचि और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर सही आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि दो शिक्षार्थी है तो उसमें योग्यता, रुचि और प्रतिभा एक समान नहीं होती, अलग अलग होती हैं। 29वां प्रश्न है,
बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो है कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन दिया गया है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। सेकंड क्या है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। थर्ड क्या है कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले बताया था आपको कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, अपनी अपनी जो गुण है, अपनी अपनी जो क्षमता है, अपनी अपनी जो IQ लेवल है उस हिसाब से वहाँ रहता है। तीसरा प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषता है? तो एक मनोविज्ञान जो प्रवृत्ति है उसकी क्या क्या विशेषता है? ऑप्शन आ जाएगा बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर बल है और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि जो मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषता हो सकती है कि बालक के जो मनोविज्ञान पर बल दिया जाता है, उसके व्यक्तित्व का आदर किया जाता है और उसकी जो विभिन्नताओं के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो सभी है इसका आंसर सही आ जाएगा। दोस्तों 31वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताए। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं 30 और 31 के रूप में ला रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा समय ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर आप जो है जब भी वीडियो लाता हूँ तो आप जरूर देखना, पूरी तरह देखना। और अंतिम में जो कमेंट का बोलता हूँ, ठीक है, जो ऑप्शन देता हूँ आप लोगों के होमवर्क का, तो उसको जरूर कमेंट करना है। इससे क्या होता है कि आप लोग जो है पूरी तरह वीडियो देखोगे और जो अपनी जो सोचने की क्षमता है, जो CG टेट है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर बाल विकास जैसे कि सब्जेक्ट चल रहा है, तो यही जब जो सहायक टीचर पर भर्ती होगा तो यही जो ऑप्शन रहेगा यानी कि सिलेबस में इसी को पूछा जाएगा। तो अभी से तैयारी आप लोग करते रहना। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि 31वां प्रश्न क्या है कि मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? ऑप्शन दिया गया है कि अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। और जो यह वीडियो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का जो पाठ चल रहा है उसी का है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।